नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने जो अध्ययन का विषय है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र संघ की यह 7वीं क्लास है, यानी पार्ट 7। इससे पहले हमने इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पिछली कक्षाएं पढ़ी थी, उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन पढ़ा था, साथ ही इसके अंग पढ़े थे। क्लियर? और इसके अंगों में जो प्रमुख थे उनमें पहला महासभा, दूसरी सुरक्षा परिषद, फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में इसका जो सामाजिक और आर्थिक परिषद, फिर न्यास परिषद, और एक और पढ़ा था वो है उसका अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक परिषद। इसके साथ ही हमने पढ़ा था सचिवालय। सचिवालय का अध्यक्ष महासचिव कहलाता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य है वो सारा ये निष्पादन करता है। इसके द्वारा प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं और इसको अधिकार है कि अगर कोई विश्व में ऐसा विषय जो सुरक्षा और शांति के लिए जरूरी है वो सीधा सुरक्षा परिषद के समक्ष उस बात को रख सकता है। वर्तमान में बुतरस गाली इसके अध्यक्ष हैं और इन 5 चीज़ों को हमने विस्तृत पूर्वक अध्ययन किया। अब आज का जो टॉपिक है न्यायपालिका, न्याय, यानी अब जो इसका अध्ययन करेंगे हम वो है इसकी न्याय व्यवस्था से। संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थापित है उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, न्यायपालिका है, जो विश्व में अगर कहीं कोई विवाद हो रहा हो तो उसके अंदर जाके उन विवादों को सुलझा सकते हैं। और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस प्रकार काम करता है इसके बारे में हम विभिन्न बातों का अध्ययन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है न्यायालय। क्लियर? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी व्यवस्था है, संस्था है। कानून के संबंध में रखने वाले प्रश्नों पर ही यह विचार व्यक्त करता है, यानी कानून से संबंधित अगर कोई प्रश्न है उनके बारे में यह अपने विचार करता है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी राजनीतिक रूप से अगर कोई झगड़ा है तो उससे उसका कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी विश्व के अगर 2 देशों में अगर कोई राजनीतिक मसले हैं तो वो यह हल नहीं करेगा, यह बात की गई है। एक देश जो इस न्यायपालिका का सदस्य हो, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहे तो कर सकते हैं। यानी अगर कोई देश यूएनओ का सदस्य है और वो कोई बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आकर बात करना चाहे तो कर सकता है, वह मामला रख सकता है।
इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उत्पन्न होने पर उसे न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करती है। यानी सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राज्य का ही एक अंग है, अगर कोई मामला हो गया तो वह न्यायपालिका को वह उसके सामने उपस्थित कर सकती है, पेश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्था भी किसी भी कानून प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श कर सकती है। यानी अन्य जो 5 संस्थाएं मैंने आपको बताई वह भी इससे विचार विमर्श कर सकती है। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और राजनीतिक परिषद, न्यास परिषद और महासभा इससे अपने कानूनी जो प्रश्न होते हैं उससे पूछ सकती है, परामर्श ले सकती है। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किए जाते। यानी दो देशों के झगड़े इसमें सोल्व किए जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, पर व्यक्तिगत झगड़े आम आदमी से संबंधित कोई झगड़ा है तो वो इसमें नहीं लिया जाता। चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अमेरिका ने डम्बरटन ऑक सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के संबंध में जो प्रस्ताव किए थे उनमें से एक यह था कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होना चाहिए। यानी चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका ने डम्बरटन ऑक्स में ये बात कही थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन करने वाले राष्ट्रों के आमंत्रण पर विधिवेताओं की समिति यानी जो कानून के जानकार थे उनकी एक समिति बनाई गई, जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। यानी इसके संगठन के समय 14 लोगों को बुलाया गया की बैठक 9 अप्रैल से 20 अप्रैल 1945 को वाशिंगटन में हुई। बैठक में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रारूप तैयार किया गया। यानी इन 14 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस प्रकार बनना चाहिए इसका एक प्रारूप प्रस्तुत किया, जो वाशिंगटन में 1945 में एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 92 से 46 तक, 92 से 96 तक के अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान है। यानी चार्टर में 92 से 96 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कही गई है, उल्लेख किया गया है, विधान है। अनुच्छेद 12 का मंतव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राज्य संघ की न्याय प्रदान संबंधी प्रधान उपकरण साबित होगा। यानी यह एक प्रधान उपकरण के रूप में काम करेगा। उसका काम उस विधान के अनुसार होगा जो परिशिष्ट एवं चार्टर के साथ संलग्न है। अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका के निर्णय को ठीक तरह से पालन करे। यानी इसमें यह भी बात की गई है कि न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय का ठीक तरह से पालन किया जाना जरूरी है। यदि एक पक्ष न करे तो दूसरा पक्ष को यह अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान और उक्त कार्रवाई के लिए आकृष्ट करे। यानी अगर एक पक्ष के संबंध में अगर फैसला सही दिया गया है और दूसरा उसको मानने से इनकार करता है तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह सुरक्षा परिषद से अपना ध्यान आकर्षित करवाएगा और उपयुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। यानी इस न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी स्थापना। 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान अनुच्छेद 70 में है। इसमें न्यायालय के अधिकार, विधान क्षेत्र, कार्य संचालन नियम आदि सभी आवश्यक बातें दी गई है। ये नीदरलैंड हेग में है, ये बात ध्यान रखना। स्थायी न्यायालय का कार्यकाल हेग में तथा दूसरे युद्ध के समय तक प्रारंभ था। यानी इसका जो कार्यालय है वो नीदरलैंड में हेग में है। प्रधान कार्यालय या कोर्ट कहाँ है? नीदरलैंड हेग में। युद्ध काल में वह स्विट्जरलैंड चला गया क्योंकि सारे हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया। युद्ध काल में यह स्विट्जरलैंड चला गया जो एक तटस्थ देश था, इसीलिए। युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य संघ के अंतर्गत जिस न्यायालय की स्थापना हुई उसका मुख्यालय हेग ही रखा गया। इसका कारण भी था कि कार्यालय का प्रधान भवन निर्माण अमेरिकी दानवीर स्वर्गीय कार्निगी ने अपने धन से करवाया था। यानी हेग में ही इसका जो भवन का निर्माण है वो अमेरिकी दानी ने करवाया था, अतः वह हेग में ही रहना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य उसी भवन में है। पहले न्यायालय ने जो निर्णय किए थे या आदेश दिए थे उन सबको न्यायालय में अंगीकरण कर लिया गया है। यानी पहले जो कोई आदेश दिए गए थे उनको भी स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट, न्यायालय का गठन।
न्यायालय का गठन। अब इसके गठन संबंधी बातों का हम अध्ययन करेंगे कि इसका गठन किस प्रकार हुआ है, कैसे ये व्यवस्था करता है, किस प्रकार ये अन्य न्यायालयों के लिए उपयोगी है, इन बातों का। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 रखी गई है। यानी इसमें जो न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो 15 होंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायाधीशों की संख्या होंगी वह 15 रखी गई है। 15 न्यायाधीश होंगे। क्लियर? अपने में से ही एक सभापति तथा उपसभापति 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। यानी कि इनमें से ही एक प्रधान न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश चुनेंगे 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव परिषद द्वारा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी न्यायाधीशों के लिए ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परंतु 3 वर्ष तक ये प्रधान रहते हैं और इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। क्लियर? जो 15 न्यायाधीश चुने गए हैं। न्यायाधीशों का चुनाव जाति भेद, रंग भेद तथा धर्म भेद के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। यानी लिंग, जाति और वर्ग भेद नहीं होकर यह योग्यता के आधार पर किया जाता है। यह व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेता के रूप में ख्याति पा चुके होते हैं, वही यहाँ चुने जाते हैं। यानी उन लोगों को चुना जाता है जो अपने देश में ख्याति प्राप्त न्याय का कार्य करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए और उनमें वह योग्यता होनी चाहिए जो उनके देश में न्याय संबंधी उच्च संस्थाओं के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आवश्यक हो। यानी इनमें जो न्यायाधीश चुने जाते हैं उनमें योग्यता वही होनी चाहिए जो अपने देश में उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय होती है। इतना होने पर भी ध्यान रखा जाता है कि एक से अधिक न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के न हो। यानी ये 15 है जो अलग अलग राष्ट्रों से आते हैं। एक से अधिक एक राष्ट्र से न्यायाधीश नहीं चुना जाता। जो 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, यानी एक देश से 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति इन 15 में नहीं होती, एक ही राज्य से नहीं हो। इन न्यायाधीशों का कोई राजनीतिक कार्य या अन्य कोई व्यवसाय करने की आज्ञा नहीं होती। यानी इनको कोई राजनीति में भाग लेने की आज्ञा नहीं है, नहीं ये अपना व्यवसाय खोलने की इनको आज्ञा है। इनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। यानी इनकी समय खत्म होने पर इनको वापस पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। न्यायाधीश का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि न्यायालय में संसार की सभी न्याय व्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यानी सभी प्रकार की न्याय व्यवस्थाओं को वह ज्ञाता हो और प्रतिनिधित्व करता हो। उन्मुक्तियाँ अगली पढ़ेंगे। उन्मुक्तियाँ न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। उनको राजनीतिक उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती है। न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। यानी न्यायाधीशों को उनमें प्रमुख वादियों के प्रतिनिधियों को, परामर्शदाताओं और वकीलों को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए छूट दी जाती है। यानी उन्हें छूट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है गणपूर्ति। न्यायालय के विधान के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने का भी प्रावधान है। यानी 15 के अलावा भी अन्य न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति करने का भी इनको अधिकार है। और न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है। यानी न्यायालय में जो अगर बात होगा तो 9 की उसमें गणपूर्ति रखी गई है। कोई विवाद पर निर्णय देना होगा। प्रक्रिया न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत माना जाएगा। यानी जो मुख्य सभापति है उसका निर्णय प्रमुख रूप से माना जाएगा। न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। यानी न्यायालय फ्रेंच और अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषा है। यानी कोई भी कार्यवाही होगी तो 2 भाषा में होगी, फ्रेंच और अंग्रेजी। और अंग्रेजी अमूमन संपूर्ण विश्व में जनरल बात करते हैं, वही भाषा है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी होगी। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायालय अपनी कार्यवाही और नियमावली स्वयं तैयार करता है। यानी इसकी कार्यवाही क्या होगी, नियमावली क्या होगी, यह स्वयं ही तय करता है। न्यायालय के सामने वे सब विवाद आ जाते हैं जिनका दोनों पक्ष उसके सामने रखना चाहिए। यानी सभी बातें आ जाएगी जो दोनों पक्ष उसके सामने रखना चाहिए, जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अथवा किसी संधि के अनुसार न्यायालय में लाना जाना अनिवार्य है।
यानी वो चार्टर के अनुसार भी हो सकती है या दो देशों के मध्य कोई संधि भी है वो भी उसके अंदर लाकर न्याय की बात की जा सकती है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमे में वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्र ही हो सकते हैं, यानी जो वाद दायर करेगा वो भी राष्ट्र होगा और प्रतिवादी जिसके विरुद्ध दायर करेगा वो भी राष्ट्र ही होगा, व्यक्ति नहीं होगा। यानी व्यक्ति की बात इसमें नहीं की गई और व्यक्तिगत न्यायालय की ये न्याय नहीं करता। एक राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है अपने विवाद का निर्णय इस न्यायालय में द्वारा कर सकता है, यानी कोई यूएनओ का सदस्य नहीं है तो भी वह इसमें अपना न्याय की बात अपने को न्याय प्राप्त कर सकता है, किंतु सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को मानना पड़ेगा। यानी आप न्याय करवा सकते हैं किंतु सुरक्षा परिषद के कुछ शर्तें हैं, नियम है, उसको भी आपको माननी पड़ेगी। सुरक्षा परिषद भी एक ऐसी शर्त नहीं रख सकती जिसके कारण गैर सदस्य राष्ट्रों में असमानता दृष्टिगत हो, यानी सुरक्षा परिषद ऐसी कोई बात नहीं रखेगी जिससे असमानता की बात चल के। न्यायालय के विधान के मंतव्य के अनुसार मुकदमे के खर्च का कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्र को देना पड़ेगा इसका निर्णय भी न्यायालय करेगा। यानी अगर कोई यूएनओ का सदस्य नहीं है और उसने वाद दायर कर दिया, अगर उस पर कितना खर्च लगेगा वो न्यायालय ही तय करेगा और कोई तय नहीं करेगा। न्यायालय का निर्णय अंतिम समझा जाता है, निर्णय की अपील नहीं की जा सकती। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जहाँ बात होती है तो इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और वैध होगा, इसके विरुद्ध कभी अपील दायर नहीं की जा सकती है। किंतु यदि कोई पक्ष समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के सम्मुख किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। यानी कोई बात अगर नहीं रखी गई या किसी कारणवश भूल गए तो बाद में वह पुनः न्याय के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय को अधिकार है कि अपना निर्णय देने से पूर्व किसी व्यक्ति विशेषज्ञ अथवा कमेटी द्वारा मुकदमे से संबंधित किसी भी विषय की जांच करा सकता है। यानी न्यायालय किसी समिति बनाकर उस जो मुकदमा है उसकी पूरी की पूरी समझ और जांच करवा सकता है। यह प्रश्नों का निपटारा उचित न्यायाधीशों के बहुमत से ही होता है। यदि किसी प्रश्न पर न्यायाधीशों का मत बराबर हो तो सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में जो सभापति का आसन ग्रहण करें वह अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, यानी निर्णायक मत भी इसमें दिया जाता है। यदि निर्णय सर्वसम्मति से न हो तो उस अवस्था में अल्पमत वाले न्यायाधीश को भी अपना पृथक लिखित मत प्रस्तुत करने का अधिकार है, यानी अलग से मत प्रस्तुत करने का भी अधिकार है। मुकदमे का निर्णय खुली अदालत में पढ़ा जाता है, यानी जो डिसीजन दिया जाता है वो सबके सामने और सबके सम्मुख पढ़ा जाता है और उसी पर सभापति और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं और वो निर्णय होता है जिस पर रजिस्ट्रार और सभापति हस्ताक्षर करते हैं। साधारणतः यदि राष्ट्रीय न्यायालय को इस तरह के फैसले में जीतने वाले राज्यों को मुकदमे का व्यय पाने उल्लेख न हो तो समझा जाता है कि न्यायालय का विचार है कि प्रत्येक पक्ष अपना खर्चा स्वयं उठाए। मुकदमे की सुनवाई के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी 9 न्यायाधीश तो आपको फैसला देने में जरूरी उपस्थित होने ही पड़ेंगे। न्यायालय के खर्च सदस्य देते खर्च किसका हिस्सा देना पड़ेगा इसका निर्णय महासभापति करता है, यानी सभापति ही करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में न्यायपालिकाओं का बजट सम्मिलित होता है और महासभा न्यायाधीशों को तथा रजिस्ट्रार को वेतन निर्धारित करती है, यानी महासभा द्वारा रजिस्ट्रार और न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है जो विश्व की संसद है। यद्यपि न्याय का स्थायी कार्यालय हेग में है तथापि मुकदमों की सुनवाई दूसरे देशों में भी हो सकती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में जाने की जरूरत नहीं है, यह अन्य देशों में भी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है और वहाँ पर रजिस्टर करवा सकता है। यानी ये जबरदस्ती नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में जाओ और वहीं आपके मुकदमे की पेरवी होगी, सुनवाई होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो अन्य देशों में भी इसकी सुनवाई हो सकती है। नेक्स्ट, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है, कौन कौन न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी किस किस क्षेत्र में न्यायालय यह प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ऐच्छिक, अनिवार्य और परामर्श। पहला ऐच्छिक, अनिवार्य और परामर्श। ऐच्छिक यानी इसकी इच्छा हो तो वो बताए, दूसरा अनिवार्य रूप से उसको ये काम करना पड़ेगा और एक परामर्श यानी परामर्श मांगे तो उसको परामर्श देना पड़ेगा। इस तरह के 3 उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिसमें पहला लेंगे ऐच्छिक क्षेत्राधिकार।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनका संबंधित राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे, यानी जो राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे उन पर वह विचार कर सकता है, ये इच्छा है। अनिवार्य क्षेत्राधिकार। दूसरा, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। यह है संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी भी तथ्य का अस्तित्व जिनसे सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप परिणाम। प्रोफेसर ओपेनहिम ने न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार को वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार कहा है, यानी न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों से संबंधित जो विवाद आए हैं उन पर वह अनिवार्य रूप से कार्रवाई कर सकता है। तीसरा है परामर्शदाता। पहले ही बताया जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अन्य जो अंग है वह इससे परामर्श ले सकते हैं और ये इसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको परामर्श देगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श भी दिया जाता है। महासभा अथवा सुरक्षा परिषद किसी कानून प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेषाधिकार अभिकरण भी उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायपालिका से परामर्श प्राप्त कर सकती है। परामर्श के लिए न्यायपालिका के सम्मुख लिखित रूप से प्रार्थना पत्र की जाती है, यानी आप परामर्श डायरेक्ट नहीं दे सकते, आप पहले प्रार्थना पत्र दीजिए तब ये परामर्श देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ इसके बारे में परामर्श दो, नहीं, कहने से नहीं होगा, उसके लिए आपको उचित प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद में वह परामर्श देती है। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्नों का विवरण तथा सभी सामान्य दस्तावेज होते हैं जो लिखित प्रश्नों पर प्रकाश डाल सकते हैं, यानी लिखित प्रश्न पर अन्य कोई एविडेंस है वो भी आपको प्रस्तुत करना होगा जिसके अनुसार ये आपको उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। न्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है, किसी मानने के लिए किसी संस्था को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी परामर्श ही होता है, मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये निर्णय नहीं है, डिसीजन नहीं है। यह न्यायालय के परामर्श को माने या ना माने वो सामने वाले की बात है, पर इससे अगर प्रार्थना पत्र देकर तथ्य देकर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो उस पर परामर्श देगी। क्लियर। न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति, और जो न्यायिक निर्णय होंगे उनकी कार्यान्विति कैसे होगी उनके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए संघ के चार्टर की धारा 94 में व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी मामले में विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा, यानी 94 में यह व्यवस्था की गई है कि यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं अगर वह प्रतिवादी है, उसके विरुद्ध अगर अभियोग लगा है और न्यायालय ने उसके विरोध में अगर कोई निर्णय दिया है तो उसको शपथ लेकर ये बात कहनी पड़ेगी कि हम उसके निर्णय को मानेंगे। क्लियर। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है और दूसरा जो पक्ष होगा वो सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई तय करते समय सुरक्षा परिषद 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इसमें 5 स्थायी सदस्य भी होने चाहिए। सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझौती कार्रवाई करेगा। व्यवहार में यह देखा गया है कि न्यायालय के निर्णय का राज्य आदर करते हैं। स्टोन ने भी लिखा है, दोषी राज्य अपनी पोल खोलने से बचने के लिए विवाद में सहमतिपूर्ण निपटारा के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कोई भी विवाद अपनी राष्ट्र अपनी पोल नहीं खुले इसके लिए वह विवाद में स्वयं ही निपटारा करने के लिए आगे आ जाता है। न्यायाधीशों के मत का नैतिक बल भी बहुत अधिक होता है। यदि कोई राज्य निर्णय की अवहेलना करता है तो उसे विश्व के जनमत के सामने झुकना पड़ता है, यानी न्यायालय के निर्णय की अगर कोई अवहेलना करता है तो विश्व जनमत के सामने उसे झुकना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय के जो सदस्य हैं वो उसका जो कहना मान्य है वो सभी इस बात की शपथ पूर्वक ग्रहण करते हैं जो महासभा के सदस्य होते हैं। न्यायालय द्वारा कानून का प्रयोग, यानी न्यायालय कानून का प्रयोग भी करता है, ऐसी बात भी है। चार्टर के नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों का निर्णय करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रयोग करता है। जो वाद निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किए जाते हैं उन वादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश लिखित रूप से विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी विधि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके बारे में बताया गया है। सामान्य और विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते जिनको विवादग्रस्त पक्ष स्वीकार करते हो, यानी पहला यहाँ विधि का प्रयोग किया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं और रीति रिवाज जिन्हें सामान्यतः प्रयोग में लाना जाना चाहता है, यानी वह सामान्य जो रीति रिवाज हैं परंपराएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उनको प्रयोग में लाया जाता है, उन पर वह अपनी कानूनी राय या प्रतिक्रियाएं देते हैं और उनके निर्णय का
मानने में कानूनी का प्रयोग करते हैं। सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत, यानी इस पर भी वह कानून का प्रयोग करते हैं कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनका प्रयोग भी किया जाता है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अधिवेताओं और न्यायाधीशों द्वारा गए निर्णय, यानी भिन्न भिन्न जो राष्ट्र के मुख्य लोग हैं या न्यायाधीश है उनके द्वारा दिए गए निर्णय अगर नहीं मानेंगे तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मूल्यांकन। अब इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अब उसका हम मूल्यांकन करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर कोई बात माने इसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। वहीं अगर हम भारत में देखेंगे, कोर्ट के फैसले को अगर नहीं मानेंगे तो उसके पीछे क्या है, विधिक शक्ति। आप पर कानून का शासन है, आप पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है और वापस आपको सजा के लिए जेल में डाला जा सकता है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में इस तरह की बातें नहीं होती है। यानी अगर देश की बात आती है तो उसके पीछे शक्ति मौजूद होती है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पीछे ऐसी कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। फिर भी जब हम इनसे जन्म लिया है, इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा चुका है, किंतु इसने जब जन्म लिया है तो बहुत से अंतर्राष्ट्रीय जो मसले हैं उनको सुलझाया गया है। छागला के अनुसार यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण न्यायालय है। यद्यपि इसके पास वह शक्तियां व अधिकार नहीं है जो वास्तव में प्राप्त होनी चाहिए थी, फिर भी यह महान उद्देश्यों की एक साकार प्रतिमा है। यानी इसके पास वह शक्तियां नहीं है, फिर भी यह एक महान उद्देश्यों की साकार प्रतिमा है। यानी यह बहुत कुछ मामलों में यह सफल रहा है। न्यायालय के कार्य का संचालन में विभिन्न देशों तथा गुट बाधा डालते हैं। बहुत से ऐसी बात होती है कि बहुत से जो गुट होते हैं वो न्यायालय की कार्यवाही में भी बाधा डालते हैं। राज्यों की अवहेलना और असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण यह अधिक उपयोगी तथा शक्तिशाली संस्था नहीं बन सका। यानी बहुत से ऐसे जो राष्ट्र हैं जो इसके कार्य में बाधा डालते हैं, इस वजह से ये इतना शक्तिशाली नहीं बन सका। अगर मान लो वादी संयुक्त राष्ट्र संघ के में जो स्थायी सदस्य है वो है और उसको कहे तो वो उसमें कार्यवाही में अड़ंगा डाल ही देगा। इसीलिए ये इतना पावरफुल नहीं हुआ है जितना इसे होना चाहिए। राज्यों की अवहेलना और असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण यह अधिक उपयोगी और शक्तिशाली संस्था नहीं बना है। ये बात मैंने आपको बताई। अतिवादी प्रभुसत्ता का विचार न्यायालय के मार्ग में ही बड़ी बाधा है। अतिवादी प्रभुसत्ता, इसका परित्याग करना होगा। इसी प्रकार संविधि की धारा 34 में यह कहा गया है कि न्यायालय के सम्मुख राज्य ही वादी और प्रतिवादी हो सकते हैं, को भी बदलना पड़ेगा। जो व्यक्ति न्यायालय में पहुंचने का अधिकार देना होगा, यानी वादी और प्रतिवादी जो राज्य इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं उनको अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको त्यागनी पड़ेगी, अति राष्ट्रवाद को त्यागना पड़ेगा। जब ही उसमें जो आम जो राज्य है, आम जो व्यक्ति है, इसमें अपनी बात रख सकेंगे, पहुंच सकते हैं, वरना ये लोग इनको प्रभावित करेंगे। आगे गुड स्पीड ने कहा है, अपनी क्षमता के बावजूद न्यायालय का एक ऐसे विश्व समाज का कार्य करता है जो अभी भी इसके महत्वपूर्ण मामले सुपुर्द करने को तैयार नहीं है। यानी अपनी क्षमता के बावजूद न्यायालय ऐसे विश्व समाज में कार्य करता है जो इसके महत्वपूर्ण मामले सुपुर्द करने को तैयार नहीं। यानी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को डिसीजन देता है जो इसकी पहुंच से बाहर भी है, सुपुर्द करने को भी तैयार नहीं है, अथवा वह ऐसे कार्य करने दिए जाने को तैयार नहीं है जो चार्टर के लिए निर्देशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 से जनवरी 2018 के अंत तक राज्यों तक इसके समक्ष लाए गए 170 मामले 170 मामलों में निर्णय सुनाया जा चुका है। यानी 170 2018 तक हो गए, अब तो और ज़्यादा बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 25 सलाहकार परामर्श देने का अनुरोध किया। पिछले दशक में न्यायालय के समक्ष पेश किए गए न्यायिक मुकदमों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष एक समय में इसके डॉकेट में 1 या 2 मामले ही होते थे। यानी इसके पास 1 या 2 मामले होते थे, अब इसके पास मामलों की भरमार है। लेकिन 1997 के बीच 9 से 13 के बीच इसके बाद में इसके समक्ष आए विवाद 20 तक की इसकी संख्या पहुंच गई और 2018 तक 2 लंबित विवाद थे। यह आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2007 में सिर्फ 25 बार कानूनी सलाह न्यायपालिका से ली। सुरक्षा परिषद अन्य संस्थाओं ने तो इसकी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो इसकी 25 बार सलाह भी ली, किंतु सुरक्षा परिषद को इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अनुभव ही नहीं किया। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने प्राय कानूनी मामले पर न्यायालय की राय न लेकर कानूनी बातों के संबंध में जो भी राजनीतिक भावना से काम लिया है, कश्मीर प्रश्न, सुएज प्रश्न,
मूलतः कानूनी प्रश्न थे, किंतु इन संबंध में निर्णय राजनीतिक दृष्टि से ही लिया जाता है और राजनीतिक का पहले ही बता दिया था ये राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर भी कहना पड़ेगा कि दुर्बलताओं और परिसीमाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बड़ी कुशलता से काम किया है। न्यायालयीय विधि में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। न्यायालय की यानी विधि है, कानून बनाने में है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। माना कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित मामले इसमें एक्सेप्ट नहीं किए जाते। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में योग और उनका मूल्यांकन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोपरि उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और इसकी मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर ही है। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि विश्व शांति के खतरे में डालने वाली कोई भी बड़ी संस्था, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तभी उभरे या पनप सकता है जब एक या अधिक राष्ट्र की सहायता समर्थन प्राप्त हो। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सुरक्षा परिषद कैसे रोक और नियंत्रण कर सकती है, जबकि कोई हर बड़ा राष्ट्रीय अर्थात अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को तात्विक या वास्तविक प्रश्नों के निर्णय में निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक या दो देश मिलने चाहिए, किंतु सभी को वीटो प्राप्त है और वह लड़ाई होने से पहले ही रुक जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनंतरवाणी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 5-6 बड़े संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय संकटों के प्रसंग उत्पन्न हुए, जिनमें बर्लिन संकट, क्यूबा प्रक्षेपपात्र, हंगरी संकट, चेकोस्लोवाकिया संकट, वियतनाम युद्ध, हाल ही के वर्षों में संकट, तीनों गंभीर समस्याएं स्थितियां थी। अफगानिस्तान का संकट, पोलैंड का संकट, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इन सभी पर एक न एक महाशक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सेदार थी। इसलिए इनमें सुरक्षा परिषद का कोई असरदार कार्रवाई नहीं कर सकी। 2003 में आखिरी में सुरक्षा परिषद ने इराक के मसले पर अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, यानी अमेरिका ने अपनी मनमानी कर ली और उसके सामने सुरक्षा परिषद को भी घुटने टेकने पड़े। इराक पर अमेरिका, ब्रिटेन के कब्जे को स्वीकृति दे दी, यानी अमेरिका ने इराक पर कब्जा कर लिया और ब्रिटेन ने भी इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। साथ ही उसके पुनर्निर्माण और शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सौंप दी, यानी अमेरिका इराक में रहकर उसका पुनर्निर्माण करेगा, इसकी जिम्मेदारी भी उस पर थोप दी। फिर कोरिया संघर्ष में सुरक्षा ने ऐसी कार्रवाई करने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही सर्वविदित सोवियत प्रतिमंडल ने इसमें रहते हुए हालांकि यह निर्णय क्रियान्वित होना असंभव हो गया, यानी कोरिया पर भी यह कार्रवाई करना चाहा किंतु यह संभव नहीं हुआ। पर सही है कि पिछले 70 वर्षों में कोई महायुद्ध अथवा अमेरिकी रूस के बीच सीधी फौजी टकराव नहीं हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो ये संघ है इसकी वजह से 70 वर्षों में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन इसका श्रेय इन दोनों के बीच उपस्थित नाभिकीय संतुलन और संभावित परमाणु युद्ध की भीषण परिणामों का एहसास है कि न कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब इन दोनों देशों के मध्य संयुक्त राष्ट्र ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई जितनी ये दोनों देश जानते थे कि अगर परमाणु बम का हमला हो गया तो उसके परिणाम इतने भयावह होंगे कि दोनों देश शताब्दियों तक इसको भुगतेंगे। अतः इस बात को लेकर दोनों सचेत हो गए और इन्होंने युद्ध नहीं किया, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर सब जब परमाणु बम गिरा गए थे तो उसके जो दुष्परिणाम सामने आए, इन परिणामों को देखकर ये दोनों समझ गए कि इस प्रकार अगर युद्ध होगा तो अन्य देशों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्ध निरोधक भूमिका के संदर्भ में यह याद रखना होगा कि पिछले 5 दशक के क्षेत्रीय स्तर पर 100 छोटे बड़े सैन्य संघर्ष हुए। चंद उदाहरण: भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान संघर्ष 4 बार, अरब इजराइल युद्ध 4 बार, इथोपिया सोमालिया संघर्ष, वियतनाम कंपूचिया संघर्ष, युगांडा तंजानिया संघर्ष, ईरान इराक युद्ध। इन सबका निपटारा वस्तुतः संबद्ध देशों की सीधी वार्ता या दूसरे की मध्यस्थता से हुआ और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की या तो कोई भूमिका नहीं रही या नगण्य रही, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। विवादों का झगड़ा के शांतिपूर्ण निपटारे के सिलसिले में भी बहुत कुछ यह स्थिति रही कि भारत के निकटवर्ती दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों को ही लीजिए। इन क्षेत्रों में भारत पाक युद्धों के उपरांत हुए ताशकंद समझौता, शिमला समझौता 1964, भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ विवाद का निपटारा, श्रीलंका के बीच शास्त्र श्री माओ समझौता, भारत पाकिस्तान की कच्छ विवाद से निपटारा, भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता 1997। इनसे पहले और तीसरे समाधान सीधे द्विपक्षीय वार्ता से ही हुआ। कच्छ विवाद का पंच फैसले द्वारा हाँ, कश्मीर मुद्दा कई वर्षों तक भारत की सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में रहा, लेकिन सुलझने की बजाय उलझता ही गया। हाल ही में पूर्व यूगोस्लाविया, जिसे बोस्निया कहा जाता है, रवांडा और सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र संघ को असफलता का मुंह देखना पड़ा और संघ की सभी धूमिल हुई, यानी संघ इतना भी पावरफुल नहीं था कि इन सभी विवादों का निपटारा कर सके और संघ की छवि हमेशा इन जगह पर धूमिल रही। उपनिवेशवाद के विघटन के मामले में 1960 में को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 89 मतों से उपनिवेशवाद का विघटन पारित किया। निश्चय ही ये ऐतिहासिक घोषणा के बाद 50 राष्ट्रों को स्वाधीनता मिली।
शायद ये भी स्वीकार करना होगा कि उपनिवेशों की स्वाधीनता सेनानियों की घोषणा से नया बल मिला, प्रोत्साहन मिला, लेकिन जब इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सीधे ठोस योगदान का प्रश्न है और उपनिवेश समस्याओं के विख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ रूपर्ट इमर्सन का कहना है कि उपनिवेशवाद के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका, यानी अमेरिकी ये विचारक है, इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ उपनिवेशों के बारे में ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। उपनिवेशवाद के विघटन की अधिकांश राजनीति बहुत संयुक्त राष्ट्र संघ के घेरे से नहीं गुजरी। प्राय उपनिवेशवाद विघटन संबंधी सभी कार्यवाहियां उपनिवेश निवासियों के शांतिपूर्ण या गैर शांतिपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप हुई, यानी उपनिवेशवाद से वही लोग आज़ाद हुए जो अपने यहाँ पर उनके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संघर्ष कर रहे थे। निशस्त्रीकरण के प्रश्न में भी 1946 में लंदन में महासभा में एक सत्र विचार विमर्श के लिए बुलाया हुआ। महासभा के हर अधिवेशन में इस पर विचार किया जाता रहा है। इसके अलावा आंशिक परीक्षण निरोध संधि, परमाणु अप्रसार संधि संबंधित विचार विमर्श से संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमित योगदान रहा, यानी इस प्रकार की ये जो सैनिक कार्यवाही निशस्त्रीकरण की है, इन पर भी संयुक्त राष्ट्र का कोई योगदान नहीं है। लेकिन इन संधियों की मुख्य धाराओं पर सहमति महाशक्तियां एक दूसरे राष्ट्रों की आपसी सहमति से हुई है। दोनों साल्ट समझौता, INF संधि, स्टार्ट संधि भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी बातचीत के फलस्वरूप ही हुई थी। परंतु इन सब कमजोरियों के बावजूद ये मानना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संघर्ष की कोई स्थितियों में, जैसे कि कांगो, साइप्रस में शांति रक्षा के महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद जैसे कि भारत बांग्लादेश विवाद, पश्चिमी संकट, विचार विमर्श की सलाह मशवरा पर हालात गहमागहमी से कम कर कूलर की भूमिका निभाई है, यानी बहुत से ऐसे गंभीर मामले थे, इस पर उसने कूलर की भूमिका निभाकर दोनों को शांत किया। अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बारे में जेनेवा समझौता, इराक ईरान युद्ध विराम समझौता, नामीबिया की स्वतंत्रता संबंधी समझौता, अंगोला से क्यूबा सैनिकों की वापसी, पर्यवेक्षकों का दल तैनात किया और आदि हाल ही संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां कही जा सकती है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की 16 शांति सेनाएं विभिन्न क्षेत्रों में तैनात है। 1945 में अब तक संघ की देखरेख में लगभग 172 क्षेत्रीय संघर्षों का निदान समझौते द्वारा किया जा चुका है। अपने 70 वर्ष की काल अवधि में कंबोडिया, नामीबिया, साल्वाडोर, मोजाम्बिक जैसे 45 देशों में निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतंत्र की स्थापना में संघ का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी 45 देशों में इसने लोकतंत्र की निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र की स्थापना किया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए महत्वपूर्ण बात है, गर्व की बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम के तहत 170 देशों में कृषि, उद्योग, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण 5000 योजनाओं के लिए $1.3 बिलियन का बजट द्वारा संघ विकास एवं उन्नयन के कार्य में जुटा हुआ है, यानी यह 5000 से अधिक परियोजनाएं विश्व में संचालित कर रहा है, जो इसके लिए गर्व की बात है, जिनमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, गरीबी, बीमारी आदि से की योजना यह चला रहा है। हिंदुस्तान में भी इनकी योजनाएं चल रही होगी। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने की दिशा में संघ ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का अपना विशिष्ट वातावरण है। इसमें कॉफ़ी हाउस, लॉजेस और गलियारों में पारस्परिक विरोधी पक्षों के प्रतिनिधित्व चाहे अनचाहे आपस में मिल सकते हैं। इस तरह विरोधियों के बीच संवाद संपर्क पूरी तरह से टूटता नहीं है। इन अनौपचारिक संपर्कों के फलस्वरूप कभी कभी कुछ शंकाएं का निवारण हो जाता है या तनाव कम हो जाता है। संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों का उग्र होने के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। राफेल बुंचे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख विशेषता है कि राष्ट्रों के मध्य को बातचीत में व्यस्त रखता है। वे जितनी अधिक देर तक बात करते हैं उतना ही अधिक अच्छा है, क्योंकि उतने समय में युद्ध टल जाता है। आदि निम्न बातों का अध्ययन किया, उसका मूल्यांकन भी किया, उसके पक्ष में भी तर्क दिए गए, विपक्ष में भी तर्क दिए गए, किंतु यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसको डायरेक्ट ही हम अघोषित नहीं कर सकते। जरूर इसमें कुछ तो खूबी है जिस वजह से आज अपने 70 वर्ष पूरे कर चुका है और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले हैं या निर्णय हैं जिनके द्वारा यह विश्व को प्रभावित करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि, उद्योग, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और बाल संरक्षण आदि ऐसी संस्थाओं का संचालन कर रहा है, जिससे अनेक लोगों को मदद मिलती है और 50 से ज़्यादा देशों में वहाँ पर चुनाव करवाकर लोकतंत्र की इसने स्थापना की। ये इसके लिए बहुत गर्व करने वाली बात है। हालांकि बहुत सी जगह यह फेल भी हुआ है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यह संस्था बुरी तरह से बेकार है, रद्दी का टुकड़ा है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक बिना गोली की बंदूक है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था होने से बहुत से ऐसे मामले हैं जो सुलझा दिए गए हैं। जैसा इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में बहुत से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आते हैं और आपस में लॉजेस में, कॉफ़ी हाउस में बैठकर बातचीत करते हैं। कुछ
और वही लोग आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित होते हैं और वह एक देश दूसरे देश के साथ बातचीत में उलझे रहते हैं जब तक युद्ध की जो स्थिति होती है वो टल जाती है। एक दूसरे के प्रति जो भ्रामक प्रचार होते हैं उनको बंद किया जा सकता है। इसलिए यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो इस विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ये पढ़कर बड़ा गर्व होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 50 से अधिक देशों में निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र की स्थापना की और इसके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक देश को उसकी ज़रूरत है और ये $1.3 बिलियन के बजट इन पर खर्च कर रहा है, जो बड़े ही गर्व की बात है। वरना उपनिवेशवाद का इसने उन्मूलन किया और उसमें उसने सहयोग दिया और इस प्रकार की योजनाएं चलाकर लोगों के जीवन स्तर को इसने ऊपर उठाया। उनके सामाजिक धार्मिक जो सुधार है, आर्थिक सुधार है, उसमें इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में अगर है, माना कि यह कुछ लोग इसको निर्णय को प्रभावित करते हैं किंतु हर जगह ये प्रभावित नहीं करते हैं। बहुत से देशों को इससे फ़ायदा भी पहुंचा है और वह अपनी जो आर्थिक है, सामाजिक स्तर है, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का काम इसने किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने आपको सब के सब बता दिए हैं। अब आप इन क्लासों को बड़ी ध्यान से गंभीरता से देखें जिससे क्या कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट अगली हम जो क्लास लेंगे वो इससे अगली वाली क्लास में लेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। अगला टॉपिक होगा। जय हिंद, जय भारत।